गुड मॉर्निंग सर। ये क्लास के टाइम ये चेंज हो गया क्या आपका? सेकंड क्लास किसकी हुआ करती थी? मैथ्स की होती थी सर। मैथ्स की होती है। यस अच्छा अच्छा, सर। मैथ्स का सिलेबस शायद कंप्लीट हो गया होगा। नहीं सर, वो पहली फिजिक्स की नहीं है सर, आज तो आज पहली फिजिक्स की मैथ्स लग क्लास नहीं है सर, टू क्लासेस ही है। अच्छा अच्छा, मतलब फिजिक्स का कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट नहीं हुआ सर, पता नहीं क्यों नहीं। अच्छा वो मेंस वाले इसके टॉपिक टॉपिक रहते हैं। ठीक, एक मिनट रुको जरा, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हर्षित, अभी तुम बीच में कुछ दिनों के वनवास पे कहाँ चले गए थे? ना कुछ बोलना करना क्लास में, कुछ नहीं थे या नहीं थे कुछ दिन पहले तक? नहीं था सर, बताया था पिछला काम है गया था थोड़ा, तो हो क्लास ही गया। अटेंड करना बंद कर दिया था? ये से कैसे वो बने थे थोड़ा ये सब इतने बड़े बड़े डिसीजन तुम अकेले? कह लिया सर। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्या करें आज? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। मैं सोच रहा था कि एक अपना जो चैप्टर, एक जो मेन फिजिकल का बचा हुआ है, मुझे इसलिए मैंने लेट के लिए रखा हुआ था कि शायद अगर वैसे क्लास स्टार्ट हो जाती तो आपको क्लास में करवाते। सॉलिड स्टेट जो बचा हुआ है, तो पहले सॉलिड स्टेट भी स्टार्ट कर दें। इनऑर्गेनिक तो खैर वो तो क्या वीक में एक दो क्लास ले लेंगे। सॉलिड स्टेट क्या है ना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बस मुझे थोड़ा सा डर इस चीज का लग रहा है कि मतलब वो ऐसे डिजिटली कितना आपको समझ में आ पाएगा। सर आप वीडियो ऑन कर लो। वीडियो में ऐसा है ना, उसमें क्या करते हैं ना, वीडियो की भी ऐसे जरूरत नहीं है। मतलब उसमें मैं ये करता था, जैसे जब क्लास में होता था तो इस कमरे को देखो, इस कमरे में इधर देखो, वो देखो। बट कोई नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे और मैं आपसे पूछता रहूंगा जहां भी आपको लगे कि सर इस चीज को एक बार फिर से समझाओ, तो हम उसको फिर, ठीक है ना, इस तरीके से पढ़ते हैं। इसकी बजाय ऑनलाइन वीडियोस आप दिखा सकते हो। यस सर, आप अपने एंड से एनिमेशन ऐसा आप है, लगा सकते हो सर। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, हम लोग ट्राई करते हैं, है ना। और जहां हमें जरूरत होगी कि शायद ये चीज ऐसे नहीं समझ में आ रही है, इसको वैसे समझाना ज्यादा सही रहेगा, तो फिर हम लोग वीडियोस वगैरह की और कुछ पिक्चर्स वगैरह की हेल्प ले लेंगे। एक बार स्टार्ट तो करते हैं। मैं पूछता रहूंगा आपसे, जहां आपको लगे सर ये चीज नहीं आई तो आप बताना, मैं फिर उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं हम एडिशनली वो देखते हैं, ठीक है। तो भाई ऑर्गेनिक वाला काम तो अपना आप स्टार्ट कर ही देना। उसका तो मैंने आपको दिवाली तक का टारगेट दिया हुआ है, 15 नवंबर 16 नवंबर तक का, है ना। और अब हम लोग ये अपना एक फिजिकल का जो हमारा लास्ट चैप्टर बचा है वो आज स्टार्ट कर रहे हैं। सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। पहले तो थोड़ा सा मैं आपको विजुअलाइज मतलब समझाता हूँ इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि कोई भी मैटर जो है उसकी 3 स्टेट होती है फिजिकल स्टेट। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें गैस में क्या होता है? गैस में आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो काफी कम होते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी कम होने की वजह से आइडियल गैस में तो इवन कितना मान लेते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को? आइडियल गैस में कितना जीरो होता है? मान लेते हैं। जीरो ही मान लेते हैं उसको, तो है ना। तो गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है गैसेस में वो क्या होती है? ज्यादा। सबसे ज्यादा होती है। बात करें हम लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स के केस में आपके पास में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हमारी गैसेस के कंपैरिजन में काफी कम हो जाती है। अब आ जाइए आप सॉलिड पे। सॉलिड में क्या होगा? सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास आकर के जुड़ जाएंगे। तो अब जब ये मॉलिक्यूल्स इतने हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के प्रेजेंस में जब पास पास आकर के जुड़ते हैं, तो किस तरीके से किस ज्योमेट्री में ये अरेंज होंगे, बस पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फिर से सुनना कि जब आपके पास सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा हो गए तो अब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एटम्स जो हैं वो पास पास आएंगे।
पास पास आएंगे तो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री में किस किस तरीके से वो जुड़ सकते हैं उसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो बेसिकली आप ऐसे समझ लो जैसे आपके पास में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स जो हैं जब आएंगे तो फिर वो इस तरीके से पास पास आकर के जुड़ेंगे, तो किस तरीके से आकर के वो जुड़ रहे हैं, इन सब की बात हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। चैप्टर में आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही अच्छा एजम्पशन जो इसमें चलेगा, जो मतलब ये एजम्पशन लेके चलना है आपको पूरे चैप्टर में, वो आप पहले लिख लीजिए कि इन दिस चैप्टर, पहला एजम्पशन लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। देखिए, इन दिस चैप्टर all molecules comma atoms comma ions, molecule, atom, ion are assumed to be rigid sphere, are assumed to be rigid sphere। एक्चुअल में हो सकता है आपका मॉलिक्यूल जो है वो इतना ज्यादा स्फेरिकल ना हो, रिजिड ना हो, बट इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमने ये एक एजम्पशन पूरे चैप्टर में आपका चलेगा कि जितने भी आपके आयंस हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो पास पास आकर के जुड़ रहे हैं, वो कैसे हैं, वो हैं आपके रिजिड स्फीयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले कुछ बेसिक हम लोग 6-7 स्ट्रक्चर्स पहले समझेंगे, ज्योमेट्रीज, और उन ज्योमेट्रीज को समझने के लिए हमने क्या किया हुआ है, टोटल 6 पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए हुए हैं। कुछ ज्योमेट्री हैं, उनको ज्योमेट्रीज को समझने के लिए हमने टोटल 6 पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हैं। क्या क्या पैरामीटर्स हैं? टोटल 6 पैरामीटर्स हैं। उस 6 पैरामीटर्स में से 3 तो हैं जी आपके साइड पैरामीटर, और 3 हैं आपके एंगल पैरामीटर। साइड पैरामीटर्स क्या क्या हैं? स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। और एंगल पैरामीटर्स क्या क्या हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा। समझिए जरा क्या है एबीसी, क्या है अल्फा, बीटा, गामा। कुछ ज्योमेट्रीज हम लोग सीख रहे हैं, तो उस ज्योमेट्री की 2 डायमेंशन में ज्योमेट्री, मतलब कि लेंथ और विड्थ बताने के लिए 2 साइड पैरामीटर यूज किए जाते हैं। लेंथ और विड्थ बताने के लिए कौन कौन से? ए और बी। लेंथ और विड्थ बताने के लिए 2 डायमेंशन में। और उसकी हाइट बताने के लिए तीसरा पैरामीटर यूज किया जाता है, साइड पैरामीटर, क्या? सी। तो वैसे समझ लो कुछ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो ए बी सी ये तो बताएंगे उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट। नाउ व्हाट आर दीज अल्फा, बीटा एंड गामा? ध्यान से देखिए, अगर आपको अल्फा बताना है तो इसको ऐसे लिखो आप, ए बी सी और अल्फा, बीटा, गामा। आपको अल्फा बताना है तो ए को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अल्फा क्या हो जाएगा जी? अल्फा क्या हो जाएगा? बी और सी के बीच का एंगल। ये बी और सी के बीच का जो एंगल है इसको बोला जाता है अल्फा। आपको बीटा पता करना है तो बीटा क्या होगा? बी हटा दो, किस किस के बीच का एंगल हो जाएगा बीटा? ए और सी के बीच का एंगल, दिस इज बीटा। और ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? सी के नीचे वाला गामा, ये हो जाएगा आपके पास में गामा। तो कुछ हम ज्योमेट्रीज अब सीखेंगे, और उन ज्योमेट्रीज को समझने के लिए हमारे पास टोटल कितने पैरामीटर हैं? 6 पैरामीटर। 6 में से 3 क्या हैं? साइड पैरामीटर ए बी सी, और 3 क्या हैं आपके? एंगल पैरामीटर, अल्फा, बीटा और गामा। उसमें अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, वो भी हमने देख लिया है। चलिए, जिन मैं स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा था थोड़ा सा उनमें आते हैं। पहली पहली जो आपके पास में ज्योमेट्री आ रही है वो आ रही है क्यूबिक। और क्यूबिक तो ऐसा है भाई, ये तो जानते हैं हम लोग, इसमें तो अब नया क्या पढ़ेंगे। क्या जानते हो आप इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट के बारे में बताओ। तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। हाँ जी, ए बी और सी जो है वो तीनों बताओ, लेंथ, विड्थ और हाइट सब कुछ बराबर होंगी या नहीं होंगी?
सब बराबर होती हैं। और इसके बाद में अगर बात करें हम अल्फा बीटा और गामा की, सब बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे? 90। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपकी क्यूबिक स्ट्रक्चर है, कुछ भी मैंने नया इसमें नहीं बताया है, ऑलरेडी हम जानते हैं। और यहाँ से आपको इवन सही बात तो यह है कि क्यूबिक से एबीसी और अल्फा बीटा गामा भी समझ में आ गया होगा। बेसिकली अल्फा बीटा गामा और एबीसी क्या क्या है, हम किसकी बात आई बात समझ में। चलिए अगले पे आते हैं। ये अब आप लोग पहली बार सुनोगे नाम, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, लेकिन नाम जरूर थोड़ा सा अटपटा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। आप क्यूबिकल कमरे में बैठे हुए हो और उस क्यूबिकल कमरे में क्या किया आपने, पंखा थोड़ा ज्यादा नीचे लग रहा था आपको, सीलिंग को ऊपर कर दिया है आपने, ठीक है ना, सीलिंग को ऊपर कर दिया है। बाकी आपका जो कमरा था वो एज इट इज है। क्यूबिकल कमरे के अंदर आप बैठे हुए थे और उस क्यूबिकल कमरे की सीलिंग को आपने थोड़ा सा ऊपर करवा दिया है। तो बताइए आपके सॉरी बताइए आपके क्यूबिकल रूम के ये जो 6 पैरामीटर्स हैं, इनमें क्या चेंज हो जाएगा? A is equal to B is not equal to C and angle 90. ए और बी तो सेम रहेगा, लेकिन जो तीसरा आपके पास में हाइट है वो सेम नहीं रहेगा, एंगल 90 डिग्री। लेकिन एंगल्स में सोचिए, एंगल में किसी भी तरीके का कोई चेंज होगा क्या? नो सर। No, sir. स्टिल एंगल्स आर सेम, आपस में भी बराबर हैं। और किसके बराबर हैं एक्चुअल में? 90 डिग्री के बराबर। आ रही बात समझ में? चलिए भाई तीसरी स्ट्रक्चर पे आइए। तीसरी स्ट्रक्चर जो है उसका नाम है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। अब ये जो ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर है ना, ये देखो, ये केमिस्ट्री में ये पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपके लिए नई नहीं है। ये वही स्ट्रक्चर है जिसको बचपन से हम क्यूबॉइड नाम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या है क्यूबॉइड? माचिस की डिब्बी, आपकी बुक्स, ठीक है। तो ये सब कॉपीज, ये सब क्या है? ऑर्थोरोम्बिक क्यूबॉइड। जरा बताइए क्यूबॉइड में क्या हुआ? आप क्यूबिकल रूम में बैठे हुए थे, सीलिंग पे आपने हटाई हटाई, ऊपर थोड़ी की, साथ ही साथ वन ऑफ द वॉल और आपने कुछ आगे पीछे कर दिया। आ गया क्यूबॉइड समझ में? तो क्या हो जाएगा? साइड पैरामीटर और एंगल पैरामीटर बताओ। unequal side. अब आपके पास में तीनों साइड की अनइक्वल हो चुकी है। A not equal to B not equal to C, and what about alpha beta and gamma? 90. एंगल में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है, वो अभी भी 90 डिग्री के बराबर। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, नाउ फोर्थ इज रोम्बोहेड्रल। ये नाम अभी थोड़े लगेंगे आपको अटपटे, बट एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। हाँ जी, रोम्बोहेड्रल क्या है समझिए। आप एक क्यूबिकल रूम में बैठे हुए थे और उस क्यूबिकल रूम में थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन आपने स्टार्ट किया। तो पहला वेरिएशन क्या किया आपने? सबसे पहले आपने सोचा कि भाई किस चीज को वेरी करें, तो आपने सोचा साइड लेंथ को वेरी किया जाए। तो साइड लेंथ के लिए पहले तो आपने फर्स्ट केस में तो क्या किया था, टेट्रागोनल वाले केस में केवल एक साइड को वेरी करवाया था। फिर ऑर्थोरोम्बिक वाले केस में आपने क्या किया? दोनों साइड को वेरी करवा दिया। तो अल्टीमेटली आपने तीनों साइड में साइड को लेकर के जो जो वेरिएशन हो सकता था वो आपने देख लिया है। फिर से आप क्यूबिकल रूम में ही बैठे हुए हो और साइड में चेंज करके जो स्ट्रक्चर में चेंज किया जा सकता था वो हम कर चुके हैं, वो हम ऑलरेडी अकम्प्लिश कर चुके हैं। लेकिन अब हमें कोई और चौथी स्ट्रक्चर बनानी है। तो अब नंबर लगाइए आप किसका? एंगल पैरामीटर। तो अब हम पहली बार एंगल पैरामीटर चेंज कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ऊपर वाली जो 3 स्ट्रक्चर लिखी हुई हैं, इनमें हमने एंगल में कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। एंगल में पहली बार वेरिएशन अब लेकर आ रहे हैं क्यूबिकल रूम में बैठ करके। क्यूबिकल रूम में आप बैठे हुए और अब आपने क्या किया कि एंगल्स को चेंज किया जाए। लेकिन आपने कहा कि चलो पहला चेंज कर रहे हैं ना, तो पहले चेंज में थोड़ी सिमेट्री रखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ भी रैंडमली चेंज कर दिया। आपने तीनों को चेंज किया, लेकिन तीनों को इक्वली आपने चेंज किया। तो नई सिचुएशन क्या होगी? आपके पास क्यूबिकल रूम में थे तो साइड में तो हमने कोई छेड़छाड़ की ही नहीं है। A = B = C। इस बार तो हमने एंगल में छेड़छाड़ की है।
एंगल में क्या छेड़छाड़ की है, सिमेट्रिक की है। पहली एंगल में चेंज कर रहे थे, हमने थोड़ा सिमेट्रिक किया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, अभी भी उनको बराबर रखा, बस केवल क्या कर दिया, 90 के अनइक्वल 90 से अनइक्वल कर दिया, 90 के बराबर नहीं है। बाकी आपके पास में सब मामला जो है वो इक्वल वाला चल रहा है। ये हो गई आपकी चौथी स्ट्रक्चर। हाँ जी, पांचवी स्ट्रक्चर पे आते हैं। फिफ्थ स्ट्रक्चर क्या है? फिफ्थ स्ट्रक्चर है आपके पास में हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, नाउ व्हाट इज हेक्सागोनल ज्योमेट्री? हेक्सागोनल ज्योमेट्री अगर आपको समझनी है ना, तो मैं क्यूब को एक अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले वो समझना। वो चीज, क्यूब की ये डेफिनेशन आपको समझ में आ रही है क्या? अगर ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो हेक्सागोनल ज्योमेट्री समझ में आ गई। क्यूब एक ऐसी ज्योमेट्री है जिसका बेस, हाँ जी बताइए कैसा फिगर है? बेस स्क्वायर स्क्वायर जिसकी सीलिंग स्क्वायर स्क्वायर और फिर इसके जो चार कॉर्नर हैं उनको सीलिंग के चार कॉर्नर से ज्वाइन कर दीजिए, ये जो क्लोज ज्योमेट्री बनेगी इसी को क्यूब कहते हैं। बताइए है नहीं है क्यूब? यस सर Yes, sir. अब सुनिए हेक्सागोनल क्या है। हेक्सागोनल एक ऐसी ज्योमेट्री है जिसका बेस एक रेगुलर हेक्सागन है। जानते हैं रेगुलर हेक्सागन? यस सर Yes, sir. है ना, साइक्लोहेक्सेन रिंग। यस सर। हाँ जी, एक ऐसी ज्योमेट्री है जिसका बेस एक रेगुलर हेक्सागन है, जिसकी सीलिंग एक रेगुलर हेक्सागन। और अब आप इनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को मिला दीजिए, तो जो आपके पास क्लोज ज्योमेट्री बनेगी, दैट क्लोज ज्योमेट्री इज कॉल्ड क्या? हेक्सागोनल। Hexagon. देखते हैं कितना आपको समझ में आया। जरा इस क्लोज ज्योमेट्री में आप टोटल मुझे एजेस का नंबर बता देना। जैसे क्यूब में होते थे कुछ, इसमें कितनी एज होंगी? पहले तो ये बताइए क्यूब में कितनी एज है? नीचे कितनी दिखी एज? मतलब समझ रहे हो एज? 8 साइड। हो जाएंगी सर, 8 आएंगे सर 8 आ जाएंगी क्यूब। अरे यार 8 कहाँ से आएंगी? 4 नीचे 4 ऊपर और 4 ज्वाइन भी तो किया है। 12 12. 12 है अच्छा, ना, 4 नीचे इस हैं, edge 4 ऊपर हैं और 4 जिनसे हमने वर्टिसेस को ज्वाइन किया है, टोटल 12 है। तो बताना हेक्सागोनल में कितनी होगी? 18 10 18 नहीं है, 1 मिनट, 6 और 6 12 और 6 18, ठीक है 18 हो गया। तो हेक्सागोनल आपको समझ में आ गया है। अगर आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर समझ में आ गई है तो थोड़ा सा मैं अब इसमें एंगल पैरामीटर्स की बात और कर लेते हैं। यहाँ पर फिर देखो, हाँ जी, तो ये है आपके पास में एक बेस रेगुलर हेक्सागन, मतलब ये सीलिंग मान लो, ये बेस हो गया दूसरा रेगुलर हेक्सागन, और फिर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को मिला दीजिए। यस सर ग्रेफाइट जैसा लग रहा था। हाँ मतलब ठीक है, कह सकते हो। अल्फा गामा इक्वल होंगे और बीटा अलग हो। हाँ जी, ये जो आपका ज्योमेट्री आएगी ना ये। अच्छा अब इसमें देखिए ऐसा है, अगर रेगुलर हेक्सागन है तो बेस की लेंथ विड्थ के बारे में तो कुछ कह सकते हो। अगर मैंने रेगुलर हेक्सागन बोल ही दिया है तो उसको a इज इक्वल टू बी होगा या नहीं होगा? यस Yes, सर sir. यस सर। सही बात यह है कि सीलिंग सी के लिए, हाइट के लिए अभी आप कमेंट नहीं कर सकते। अभी तो आपको लग रहा होगा कि सर वो तो हमारे हाथ में ना, हम कहीं भी चाहे बराबर पे रख लें या फिर थोड़ा और सीलिंग को ऊपर नीचे कर लें। वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर सीलिंग जो है वो उस बराबर लेंथ पे नहीं होती है, थोड़ी ज्यादा लेंथ पे होती है। कितनी लेंथ पे होती है हम लोग ये भी कैलकुलेट करेंगे, बट अभी के लिए बस केवल याद ही रखिए आप कि वो बराबर नहीं। कितनी होगी, क्यों बराबर नहीं है, सब चीजों का जवाब मिलेगा जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जब हम हेक्सागोनल को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा गामा के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वो आपको बोलिए। अल्फा और गामा इक्वल होंगे और बीटा अनइक्वल होएगा उन दोनों। तो जो इक्वल है वो कितना है और अनइक्वल है उसका कुछ एंगल कुछ बता। अल्फा गामा 90 डिग्री होगा और बीटा 120 डिग्री होगा। ट्वेंटी। ऐसा है भाई, ये आपके पास में जो मैंने व्हाइट में बनाया हुआ है ये आपके ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ए और बी के बीच का जो एंगल हुआ वो होगा बेसिकली गामा। हुआ या नहीं हुआ बोलो? ए और बी Yes. के बीच का एंगल। यस सर। Yes, sir. बताइए रेगुलर हेक्सागन का इंटीरियर एंगल कितना होता है? 120. 120 गामा तो हो चुका है जी आपका 120 डिग्री। व्हाट अबाउट अल्फा एंड बीटा? वो 90 डिग्री। 90 दोनों
हाँ जी, दोनों होंगे 90। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अल्फा और बीटा दोनों आपके पास 90 डिग्री के बराबर। सर हाँ जी, आपने क्यूब के एजेस 12 बोले थे ना? हाँ जी, 15 सर से वो पे कैसे, नहीं सर वो कैसे हुआ, क्योंकि हमने जैसे चार चार नीचे और ऊपर के गिन लिए, तो जिससे हाँ। ज्वाइन कर रहे हैं वो तो एक बार गिन ही लिए मेरे ख्याल से। यार जब हमने अभी कह रहे हो 4 से हमने ऊपर नीचे के गिन लिए, तो वो तो थे ही नहीं थोड़ी देर पहले तक ऊपर और नीचे वालों में, तो उनको कहाँ से काउंट कर लिया तुमने? सर सीलिंग और ग्राउंड के 8 हो गए टोटल। फिर और ये जो जो वॉल्स खड़ी हैं, इन वॉल्स के जो ये एज है वो नहीं गिनोगे? सर तो वो सीलिंग और उसी से तो जॉइंट है, तो उसको अलग गिनेंगे क्या फिर? ये बताओ आप क्या समझते हो, एज का क्या मतलब समझते हो? सर मतलब जैसे ऐसा ले लो, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पे। लाइन्स इंटरसेक्ट करती है? नहीं जी, प्लेन इंटरसेक्ट करता है। जो हाँ प्लेन प्लेन। इंटरसेक्शन की जो लाइन होती है उसको हम लोग साइड या एज कहते हैं। हम्म। ठीक है, तो ये प्लेन नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? ये आपकी दो वॉल जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, वॉल जहां इंटरसेक्ट कर रही है, जो आपने ऊपर वाली 4 ली है उसमें तो क्या हो रहा है, वॉल और सीलिंग इंटरसेक्ट कर रही है। जो नीचे वाली 4 ली है उसमें क्या हो रहा है, फ्लोर और वॉल्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। वॉल और वॉल, आपके सामने जो वॉल है आपकी, जो लेफ्ट वाली वॉल से इंटरसेक्ट कर रही होगी, वहां नहीं आएगी एज। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, यस सर, यस सर। हाँ जी, हेक्सागोनल तक समझ में आया सबको? Yes, sir. अगली स्ट्रक्चर और यस सर। 6th स्ट्रक्चर आती है आपके पास में, मोनोक्लिनिक। अब ये मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ध्यान से हमें इसको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा बस इसी में दिमाग लगाना पड़ेगा पहली बार, बाकी सब तो अब तक तो सिंपल सिंपल आ रहा था। आप लोग एक, अब क्यूबिकल रूम में नहीं बैठे हो, अब आप बैठे हो क्यूबॉइडल रूम में, माचिस की डिब्बी के अंदर बैठे हो। ठीक है, क्यूबॉइडल रूम में आप बैठे हुए हो, और अब हमने क्या किया, आप याद करो, आप लोगों ने 11th क्लास में जो एक चैप्टर आता था फिजिक्स में, स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह जहां पढ़ते थे, उसमें एक टर्म आपने पढ़ा होगा, शियर फोर्स, शियर स्ट्रेन, याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. होता था शियर फोर्स, बताओ मुझे। सर Lateral. लेटरल Yes. फ्रीक्वेंसी होती है लेटरल, जो या फिर उसको बोल सकते थे हम लोग टेंजेंशियली, यस सर हाँ। है ना? और कैसे टेंजेंशियली, बेस को फिक्स करके ऊपर वाली सरफेस पे जो टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाता है। ठीक, तो अब ऐसा है, आप एक क्यूबॉइडल रूम में बैठे हुए हो, ध्यान से समझना, क्यूबॉइडल रूम में आप बैठे हुए हो, इसके बेस को फिक्स करके, फ्लोर को फिक्स करके, जो सीलिंग है उस सीलिंग पर एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब ऊपर टेंजेंशियली लग रहा है, कैसे? आपके लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल से राइट हैंड साइड वाली वॉल की तरफ। विजुलाइज कर पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? Yes, Yes. यस सर। yes, sir. तो अगर ये टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, तो ये बताइए, अगर आप एकदम क्यूबॉइडल रूम के एकदम सेंटर पे खड़े हो, तो ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल है, ये थोड़ी सी आपकी तरफ झुक जाएगी या नहीं झुक जाएगी? टिल्ट यस सर। Yes, sir. और जो राइट हैंड साइड पे वॉल है वो आपसे थोड़ी सी दूर की तरफ झुक जाएगी। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को मोनोक्लिनिक बोला जाता है। थोड़ा सा कमेंट कीजिए, मैंने एबीसी तो आपको बता दी, कौन से रूम में थे आप? क्यूबाइडल रूम में। क्यूब में नहीं थे, क्यूबॉइड में थे, तो इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। अल्फा बीटा गामा के बारे में आपको कमेंट करना है, बोलिए क्या कहो, सोच लो आराम से। अच्छा एक सेकंड, पहले मैं आपको समझा और देता हूँ ना, इस कमरे में फिर आपके एबीसी कौन कौन से हैं, रुको मैं आपको समझा देता हूँ। आप जिस रूम में खड़े हुए हो, उस रूम में जो आपके एकदम फ्रंट में वॉल है, फ्रंट में वॉल दिख रही है, फ्रंट में वॉल सबको? यस सर। इस फ्रंट वॉल में फ्लोर पे जो लेफ्ट कॉर्नर है उसको ओरिजिन मान लीजिए, मान लिया? फ्रंट वॉल पे एकदम नीचे वाला जो कॉर्नर आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, दैट इज ओरिजिन। ठीक,
अब ये जो फ्रंट वॉल और फ्लोर को इंटरसेक्ट करने वाली एज है, नीचे वाली जो आपको एक एज दिख रही है, नीचे आपकी आंखों के सामने फ्रंट वॉल पे नीचे दिख रही है एक एज। यस सर। Yes, sir. बेसिकली इसको हम बाद में एक्स एक्सिस भी बोलेंगे, और अगर अभी आपको रखना है तो उसको ए मान लीजिए आप, ये आपकी लेंथ को बता रही है, ठीक है। और आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड पे जो वॉल है और जो फ्लोर है, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो नीचे की तरफ एज दिख रही है आपको, ये आपकी रूम की एक तरीके से विड्थ को बता रही होगी। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस यस सर। ठीक है, तो वो वाली पहले वाली तो एक्स एक्सिस हो गई, ये वाली आपकी वाई एक्सिस हो गई। इसका मतलब ये बताओ आपका जो फ्लोर है वो हमने एक्स वाई प्लेन मान लिया या नहीं मान लिया? यस सर। Yes, sir. और अब उसी लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाओ आप, वो सॉरी उसी हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्रंट की तरफ जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, उसमें जो ऊपर की तरफ जो एज जा रही है ऊपर की तरफ, वो क्या हो गई? हाइट को बताएगी, यस सर। वो सी है। तो बताइए प्रॉपरली आपको ए बी सी समझ में आ गए या नहीं आ गए? Yes. अब बताइए ए बी सी के बारे में क्या कमेंट करोगे आप इसमें? Gamma is equal to सर 9. गामा इज Alpha gamma 90 तो रहेंगे. 90 डिग्री। Beta चेंज हो जाएगा. सर गामा एक 90 एक गामा 90 एक- डिग्री हो एक एक करके देखते हैं, ध्यान देना। बस केवल अपने फ्लोर को देखिए ध्यान से। फ्लोर में आपको दो साइड दिखेंगी, कौन कौन सी? ए और बी। ये बताइए फ्लोर में कोई भी छेड़छाड़ हुई है क्या? No, नो sir. नो नो सर। ए और बी है, उनके बीच का जो एंगल है कौन सा? गामा। गामा माँ, क्या अभी भी 90 डिग्री रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा यस सर रहेगा। तो गामा को तो कर दो 90 डिग्री। गामा इज स्टिल 90 डिग्री। हाँ जी। अब जब ये वॉल झुकी थी तो ये बताइए जो आपकी सी है जो ऊपर की तरफ जा रही है एज, ये भी थोड़ी झुक गई क्या? यस सर। यस यस सर। किस तरफ झुक गई? एक ही साइड झुक गई। यस सर। तो ए और सी के बीच का एंगल जो अब तक 90 डिग्री हुआ करता था, मतलब आपके पास ऐसे समझो, एकदम फ्रंट वाली वॉल को देखोगे, एकदम फ्रंट वॉल को आप देख रहे हो, तो फ्रंट वॉल पे जो ये नीचे वाली है वो तो है ए, और ये जो आपको जा रही है फ्रंट वॉल पे, ये पूरी की पूरी जो है ये आपकी फ्रंट वॉल है। इस फ्रंट वॉल पे मैं इसको तो ए कह रहा हूँ और इसको बी कह इसको सी कह रहा हूँ, हाइट। तो ये पहले 90 डिग्री था, और अब जब आपने वॉल जब ऊपर शियर फोर्स लगाया है आपने, तो ये थोड़ा सा झुक गई है। तो बताइए ए और सी के बीच का एंगल क्या अब 90 डिग्री रहेगा? नो नो सर। होता था ए और सी के बीच का एंगल? No, sir. बीटा। Beta. बीटा इज नो लॉन्गर 90 डिग्री। अल्फा बताओ है बात। अल्फा 90 है पर। अल्फा 90 डिग्री है। 9। बट अल्फा इज स्टिल 90 डिग्री, बताओ है नहीं है? यस है यस सर। ठीक है, तो इसमें 6 में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें ऐसा नहीं याद रखना आपको कि अल्फा और गामा तो 90 होते हैं और बीटा 90 नहीं होता है, ऐसे नहीं याद रखना। आपको याद रखना है कि कोई दो एंगल तो 90 होते हैं और तीसरा एंगल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने शेयर फोर्स लगाया था लेफ्ट टू राइट। आप हो सकता है बैक साइड से फ्रंट साइड पे लगा देते, या फिर किसी और दूसरी वॉल के अलोंग लगा देते। आ रही बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसमें जो आपको याद रखना है 6 वाले में, वो क्या याद रखना है? 6 वाले में आपको याद रखना है कि दो तो 90 डिग्री होते हैं और एक 90 डिग्री नहीं होता है। आ रही बात समझ में? यस चलिए भाई, इसके बाद में लास्ट स्ट्रक्चर पे और आ जाते हैं। वो तो उसमें तो कुछ है नहीं, वो एक्चुअली एक कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर है। तीसरी 7th आती है बस, ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक क्या है? ट्राई क्लिनिक आपके पास में मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ भी बराबर नहीं होता। मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, एंड ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब मोस्ट अनसिमेट्रिक। तो आप ध्यान से अगर देख पा रहे हो इस स्ट्रक्चर को, तो देखो, विजुलाइज करो, ये एक्चुअली एक स्ट्रक्चर है ही नहीं, ये तो कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर है आपके पास में। जो भी ऊपर वाले 6 में फिट नहीं बैठेगा वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। आ रही है सबको बात समझ में? ठीक है, मोस्ट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर किसको कहोगे आप? मोस्ट सिमेट्रिक इनमें से? क्यूबिक क्यूबिक। क्यूबिक। और मोस्ट अनसिमेट्रिक Cubic. कौन सा हो गया? ट्राइक्लिनिक। Triclinic. हो गया है आपका मोस्ट अनसिमेट्रिक। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, मैं इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ कैसे आप इसको याद रखें। इन 7 स्ट्रक्चर को याद करने की ट्रिक है क्यूट और HMT।
acute और HMT. This Q is for cubic. और ध्यान से देखो इसमें टोटल 2 स्ट्रक्चर हैं जो T से स्टार्ट हो रहे हैं, एक तो ये टेट्रागोनल और एक लास्ट वाला 7th ट्राइक्लिनिक. तो T के बाद E जो है वो सेकंड वाले में आता है, T के बाद E. तो क्यूट में भी T के बाद E आ रहा है, तो ये सेकंड वाला जो है वो टेट्रागोनल है. टेट्रागोनल, क्यूबिक टेट्रागोनल. हाँ जी. ऑर्थोरोम्बिक है तीसरी. तो ऑर्थोरोम्बिक में और O के बाद R आता है, लेकिन ये R यहाँ ऑर्थोरोम्बिक के लिए नहीं है, केवल O है ऑर्थोरोम्बिक के लिए. तो R किसके लिए है? चौथी रोम्बोहेड्रल. रोम्बोहेड्रल के लिए. हेक्सागोनल किससे स्टार्ट हो रही है? H से. मोनोक्लिनिक किससे स्टार्ट हो रही है? M से. और ट्राइक्लिनिक किससे स्टार्ट हो रही है? T से. क्यूट और HMT. बताइए सातों का सीक्वेंस याद हो गया नहीं हो गया? यस. क्या क्या हो गई है स्ट्रक्चर, बिना देखे बोलिए. क्यूबिक, सेकंड टेट्रागोनल, क्यूट, टेट्रागोनल, थर्ड और ऑर्थोरोम्बिक. रोम्बिक, हाँ जी. फोर्थ और का र. रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, HMT. तो H स्टैंड्स फॉर हेक्सागोनल, हेक्सागोनल. M स्टैंड्स फॉर मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक. और T से आ गया है आपका ट्राइक्लिनिक. ये आपको पहले तो ट्राइक्लिनिक. सातों हो गया है एकदम सीक्वेंस ट्राइक्लिनिक. हो गया सीक्वेंस याद. अब देखिए साइड पैरामीटर कैसे याद करेंगे. साइड पैरामीटर बिल्कुल एकदम तुरंत ध्यान दीजिए, ध्यान से देखो. पहली स्ट्रक्चर में बताइए ऑल साइड्स इक्वल है या नहीं है? ऑल साइड्स इक्वल. यस. हाँ जी. दूसरे वाले में केवल एक आ रहा है इक्वल, 1 इक्वल. तीसरे वाले में कोई इक्वल है ही नहीं, नन इक्वल, नन. ऑल, 1, नन. फिर से देखिए ऑल इक्वल आए या नहीं? ऑल. फिर से देखिए 1, 1. नन. फिर से देखिए. नन. और वो 7th वाले में तो खैर कुछ याद करना ही नहीं है, वो तो पता ही है, वो तो मोस्ट अनसिमेट्रिक है, कुछ भी बराबर नहीं होता उसमें. तो ये तो सबसे पहले आपने सीक्वेंस याद किया, उसके बाद में आपने साइड पैरामीटर भी याद कर लिए. हाँ जी. पता चल गया हमें कैसे चलेगा. ऑल, 1, नन, ऑल, 1, नन. आ रही बात समझ में? AON AON. क्लियर. चलिए अब आइए एंगल पैरामीटर्स पे. एंगल पैरामीटर्स कैसे याद करोगे? वो तो बहुत ही सिंपल है. शुरू की 3 में तो हमने एंगल पैरामीटर में कोई छेड़छाड़ी नहीं की थी. तो बताइए शुरू की 3 स्ट्रक्चर्स के लिए एंगल पैरामीटर क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री. शुरू की 3 के लिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. शुरू वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं की थी. हाँ जी. फिर चौथे नंबर में एंगल पैरामीटर में पहली बार छेड़छाड़ हुई थी. क्या छेड़छाड़ होती है? वो 4th वाले में. दो तो सेम थे, बाकी एक को अरे बदल. नहीं भाई, पहली जो हमने चेंज किया था एंगल में, उसमें हमने बड़ा सिमेट्रिक चेंज किया था. Equal but not 90. हाँ. इक्वल बट हाँ नॉट. यस सर. पहला जो चेंज था वो था इक्वल बट नॉट 90. ठीक है ना. तो उस तरीके से वैसे ही वो, इसीलिए मैंने सीक्वेंस आपको याद करवाया क्यूट और HMT. तो बिल्कुल उसी तरीके से बढ़ते चलो. पहले में एंगल में कोई चेंज है ही नहीं 3 में. चौथी में पहली बार एंगल में चेंज हो रहा है, लेकिन सिमेट्रिक. इक्वल बट नॉट 90. हाँ जी. तो चौथे के बाद 5वें पे जैसे ही हेक्सागोनल आओगे, हेक्सागोनल तो आपको पूरी की पूरी पिक्चर ही याद है उसकी. तो हेक्सागोनल होता क्या है उसमें तो हम निकाल ही सकते हैं अल्फा बीटा गामा. 2 एंगल कितने हैं? 90 डिग्री. और एक एंगल कितना है? 120 डिग्री. ठीक है. ट्राइक्लिनिक जो लास्ट है उसमें कुछ याद करना नहीं है. 6th वाले में अब हमने याद कर लिया है कि 2 एंगल 90 डिग्री होते हैं, कोई भी 2. वो आपकी मर्जी, आप अल्फा बीटा को लो चाहे बीटा गामा को लो. और एक एंगल 90 डिग्री एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता. तो बताइए अब आपको ये पूरी की पूरी सातों की सातों स्ट्रक्चर याद हो गई या नहीं हो गई? क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, किसको क्या कह रहे हैं? बस नाम देखिए थोड़ा थोड़ा सा बदल गया है. जिसको हम अब तक क्यूबॉइड बोलते थे, उस क्यूबॉइड को इस चैप्टर में हम लोग क्यूबॉइड नहीं बोलेंगे. इस चैप्टर में उसका नाम हमने क्या कर दिया है? इस चैप्टर में उसका नाम हो चुका है ऑर्थोरोम्बिक. अच्छा एक चीज ये बताओ, मैथ्स आप लोगों ने पढ़ ली पूरी, ऑलमोस्ट पूरा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री वगैरह सब कुछ पढ़ लिया.
उसमें एक स्ट्रक्चर आई थी पैरेललोपाइप्ड, याद आ रहा है? वेक्टर वेक्टर के टाइम पे Yes, नहीं आई? sir. क्या है इनमें से पैरेललोपाइप्ड? monoclinic Monoclinic. Yes, sir. Monoclinic. मोनोक्लिनिक को कह सकते हैं पैरेललोपाइप्ड? yes sir एंगल पैरेललोपाइप्ड में सर रोम्बोहेड्रल Rhombohedral. रोम्बोहेड्रल होगा यार, रोम्बोहेड्रल होगा, पैरेललोपाइप्ड रोम्बोहेड्रल होगा, सर क्योंकि साइज उसमें जो कैसे बेस होता है ना, पैरेललोपाइप्ड का बेस बताओ, बेस क्या होता है? पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम है तो उसमें एंगल 90 डिग्री थोड़ा होता है बेस में, जबकि आपके मोनोक्लिनिक में तो एंगल 90 डिग्री है नहीं है? बोलो। तो मेरे हिसाब से रोम्बोहेड्रल होना चाहिए पैरेललोपाइप्ड, ना कि मोनोक्लिनिक। क्लियर है? तो ये आपके पास में टोटल 7 स्ट्रक्चर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 तो है, 7 के ये सारे पैरामीटर्स वगैरह हमें सब पता होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है इस चीज पे, इसलिए मैंने आपको प्रॉपरली इसको याद भी करवा दिया है। लेकिन अब देखिए चैप्टर में जो अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं उसमें अब जो डिटेलिंग हम लोग देखेंगे, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे केवल 2 को इनमें से। एक तो क्यूबिक, ये बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें, और इसके अलावा एक हमें पढ़ना है हेक्सागोनल। जब ये हेक्सागोनल डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि ये सी ए और बी के बराबर क्यों नहीं। तो डिटेल में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है हमें? 2 पढ़ने हैं, क्यूबिक एंड हेक्सागोनल। क्लियर है यहाँ तक? तो ठीक है भाई, क्यूबिक स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, उससे पहले थोड़ा क्यूब की एनालिसिस कर लेते हैं। क्यूब के बारे में देखते हैं आप लोग कितना क्या जानते हो, क्योंकि नोटियाल ने तो अभी बता ही दिया, उसको तो एच तक नहीं मालूम है। तो एक क्यूब में जरा देखते हैं हम कि क्या क्या होता है, कितना कितना होता है। सबसे पहले बताइए कि एक क्यूब में कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8. 8 sir. फेस कितने होते हैं? 6. 6 एज, 12. एज कितने? 12. 12 12. 12 एज होती है। ओके। डायगनल्स बताइए, डायगनल्स कितने होते हैं? 12. नहीं, डायगनल्स कितने होते हैं? 14. सर 14. 16 28 Sir, 16. सर 16 होंगे। Sir, 16. अच्छा ये बताइए डायगनल से क्या समझते हो आप? क्या होता है डायगनल? सर फेस डायगोनल और बॉडी अगर डायगोनल। हाँ, पहली बात तो डायगनल जो है ना वो आपके 16 पास आ में रहे सर. 12 दो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है फेस डायगनल और एक होता है बॉडी डायगनल। अगर केवल डायगनल लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं, फेस डायगनल या बॉडी डायगनल? केवल अगर डायगनल लिखा हुआ है दोनों। नहीं नहीं नहीं, केवल बॉडी डायगनल। अगर केवल डायगनल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बॉडी डायगनल। आज बोल जाए क्यूब का डायगनल, तो क्यूब का डायगनल मतलब जो √3a लेंथ वाली एक लेंथ होती है ना, उसमें √3a याद आ रहा है कुछ? Yes, √3a sir. क्या होता है? Yes, sir. बॉडी डायगनल। हाँ, तो वो जो बॉडी डायगनल है बेसिकली उसको हम लोग डायगनल बोलते हैं। अगर कभी कभी केवल डायगनल लिखा हुआ आ जाए उसका मतलब बॉडी डायगनल समझना है। बाकी वैसे क्यूब में हम लोग फेस डायगनल अलग डिफाइन करते हैं और बॉडी डायगनल अलग डिफाइन करते हैं। फेस कितने हैं? 6. फेस कितने हैं? 12. So, face diagnosis. 12. और एक फेस पे फेस डायगनल कितने होंगे? 2 होंगे या नहीं होंगे? दो। क्रॉस यस सर। तो 6 पे कितने हो गए? 12 हो गए। यस सर। फेस डायगनल होते हैं 12। व्हाट अबाउट बॉडी डायगनल्स? अच्छा फेस 4 डायगनल हो की गए लेंथ सर। बताओ, एक मिनट। फेस डायगनल की लेंथ भी तो बताओ कितनी होती है? √2a √2a. √2a। हाँ जी। व्हाट अबाउट बॉडी डायगनल्स? 4 होंगे सर। √3. बॉडी डायगनल्स 4 होंगे। लेंथ कितनी होगी? √3a चलिए लगे हाथ इसमें मुझे एक चीज और बताइए आप क्यूब में।
ये मैंने कई जिन लोगों को मैंने आइसोमेरिज्म पढ़ाया हुआ है उनको तो मैंने वैसे बताया हुआ है, जिनको नहीं पढ़ाया है कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा आपको। प्लेन ऑफ सिमेट्री बताइए कितने होते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होता है? 9। सोच समझ के आराम से जवाब दीजिए, कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं? 3 तो सीधे सीधे दिख गए होंगे। यस सर सर। कौन से? 5 होंगे सर। 1 मिनट, 3 कौन से दिख गए सीधे सीधे? सर एक तो आपके फ्लोर और सीलिंग के पैरेलल में बीच से जाता हुआ देखा। सर एक आपकी राइट हैंड साइड वॉल और लेफ्ट हैंड साइड के वॉल के बीच से जाता हुआ, और एक आपके पास फ्रंट वॉल और बैक साइड वाली जो वॉल है उनके बीच में एकदम सेंटर से जाता हुआ, उनके पैरेलल सेंटर से जाता हुआ। 2 डायगोनल्स से। 2 डायगोनल्स वाले हो जाएंगे सर वो। तो देंगे। ये वाले 3 सबको समझ में आ गए नहीं आ गए? इन Yes. 3 के अलावा और भी हैं, इन 3 के अलावा सोचिए, इन 3 के अलावा और कौन सा होंगे? जो फेस डायगोनल्स के पैरेलल होंगे। यस सर 8 होते। हाँ जी, तो कितने होंगे वो? ध्यान से देखो कितने होंगे वो। 6 आ रहे हैं। 6 आ रहे हैं? सर नहीं, 12 आप आएंगे सर 12। आप देख नहीं पाए, मैं बताता हूँ। 12 भी नहीं आएंगे। एक सेकंड, 6 आएंगे, सही कह रहे हो, 6 आएंगे, ठीक है। यस। कैसे देखोगे? इधर देखो, फ्रंट वॉल की तरफ देखिए, फ्रंट वॉल को देखिए, दिख रही है फ्रंट वॉल? यस सर 6 आएंगे। फ्रंट वॉल में ऊपर देखिए, सीलिंग और फ्रंट वॉल जहां मिल रही है, एक एज दिख रही है क्या? हाँ जी, फ्रंट वॉल और सीलिंग को मिलाने वाली एज दिख रही है ऊपर वाली? यस यस सर। ठीक है। अब एकदम 180 से आप खुद ही घूम जाइए। 180 से अगर आप घूम गए तो अब आपके सामने आपके पीछे वाली वॉल है। यस सर। इस पीछे वाली वॉल में वॉल और फ्लोर यानी कि नीचे वाली एज देखनी है, नीचे वाली। हाँ जी, कौन कौन सी एज की बात कर रहे हैं? फिर से देखिए, फ्रंट वॉल पे ऊपर वाली और बैक वॉल पे नीचे वाली दिख रही है 2 एज। फ्रंट वॉल पे ऊपर वाली, बैक वॉल पे नीचे वाली दिख रही है एज। यस सर। इन दोनों को मिलाते हुए जो प्लेन जाएगा आपके क्यूब के बीचों बीच से, वो बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। यस सर। और ये जो 2 एज मैंने बताई है ना आपको, इनको हम बाद में इसी चैप्टर में ऑपोजिट एजेस बोलेंगे। बताइए ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है या नहीं है क्यूब में? हैं। यस सर। टोटल एजेस कितनी थी आपके पास कमरे में? टोटल एज कितनी? 12। 12। इस तरीके से ऑपोजिट एजेस के पेयर कितने बन जाएंगे? 6। पेयर। उन पेयर से जाने वाला जो प्लेन होगा वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा? बताइए। 6 आ जाएंगे इस टाइप के, देख रहे हैं? 6। यस सर। यस सर। हाँ जी, तो 3 + 6 टोटल हो गए हैं 9। ये है हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यूब में जो होते हैं। हाँ जी, इसके अलावा मैं नेक्स्ट आपसे पूछूंगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्यूब में। लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री से पहले आप में से किसी को एक्सिस ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन और बतानी पड़ेगी, तभी पहले हम देखें तो सही एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप लोग जानते भी हो नहीं, तभी तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढ पाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सिस ऑफ सिमेट्री? आर्यन अबाउट व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री? सर उसके अबाउट अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शंस में ट्रैवल करें तो सेम डिस्टेंस पे सेम पॉइंट मिलता है। यार उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। बताओ कहते हैं नहीं कहते हैं? ऑपोजिट डिस्टेंस, आप कहीं किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस कह रहे हो, वो नहीं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताइए रितेश गोयल। मेरे को भी ये लग रही थी। किसी एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेट करें, हाँ जी, तो सेम फिगर दिख जाती है।
कितने से रोटेट करें? तो वो देखते हैं। 180 डिग्री से। 180 डिग्री 180 से। सुनो देखो, आपके पास कोई भी बॉडी ले लो आप, और उस बॉडी के बीच में से एक बिल्कुल नेल उसमें डाल दो आप, है ना? सर हाँ सर, हम ये बोल सकते हैं कि एक्सल सिमेट्री वो लाइन है जिसके अबाउट अगर हम उसको किसी ऑब्जेक्ट को अगर कट करें तो हमें दोनों हाफ जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल मिलेंगे। How can you cut an object along an axis? Axis will pass through it. It will never cut that object. यस सर, कट तो प्लेन के along होता है यार, और वो प्लेन और सिमेट्रिक पढ़ लिया हमने। ठीक है सर। हाँ जी, तब सुनना ध्यान से। कोई भी बॉडी है, उस बॉडी में से आप आर पार एक एक्सिस, मतलब एक लाइन आप उसमें से, मतलब एक तरीके से मान लो एक आपके पास में कुछ क्या बोले उसको, पेन है, आपका पेन है, वो पेन आपने आर पार उसमें से पास करवा दिया है किसी भी बॉडी में से, ठीक है? ये पेन अब एक्सिस का काम कर रहा है, और अब इसके अबाउट हमने उसको बॉडी को घुमाना स्टार्ट किया। तो आप उस बॉडी को इस पेन के अबाउट घुमाइए। बेसिकली पेन जो है ना, पेन आपका वर्टिकल है, एकदम वर्टिकल है पेन, और फिर अब आप उसको बॉडी में से हमने आर पार कर दिया है, और अब हम उस बॉडी को घुमा रहे हैं इस पेन के अलोंग, ठीक है? घुमाना स्टार्ट कीजिए, घुमाते जाइए, किसी भी एक डायरेक्शन में घुमाते जाइए, और पूरा 360 घुमा दीजिए। तो जैसे ही आप 360 घुमाओगे, एग्जैक्टली ये उसी पोजीशन में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा जिस पोजीशन से आपने स्टार्ट किया था, मतलब बिल्कुल वैसा ही अपीयर करेगा। यस सर। तो 360 डिग्री से घुमाने के बाद तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी पोजीशन में आ ही जाता है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस के अबाउट अगर 360 से रोटेट करोगे, तो वो तो अपनी पुरानी पोजीशन में आएगा ही, उसको नहीं कहते एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर 360 डिग्री से कम एंगल पे घुमाने पर, 360 से कम एंगल पे घुमाने पर अगर वो अपनी पुरानी जैसी पोजीशन में आपको लगे कि हाँ ऐसी तो था पहला वाला भी, जो जहां से हमने घुमाना स्टार्ट किया है, तो उसको कहा जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा समझिए एक आपके हाथ में कोई कॉपी ले लीजिए आप, और उस कॉपी में से आर पार पेन, मतलब करना नहीं है, समझना है बस केवल कि आपने पेन उसमें से आर पार कर दिया है, ठीक है? और इस कॉपी को स्क्वायर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, वो रेक्टेंगुलर होगी बट आप स्क्वायर मान लीजिए। इसकी एक एज अभी आपके सामने है, और अब आप इसको घुमाना स्टार्ट करो। एज अभी आपके सामने एक एज है, पूरा साइड जिसको कहते हैं, एक साइड आपकी तरफ है, और अब आपने घुमाना इसको स्टार्ट किया। घुमाते जाओ, पूरा 360 घुमा दो। ये बताइए 360 में घुमाने के दौरान कितनी बार आपको ऐसा लगा कि ये सेम उसी पोजीशन में आ गई है? 4 बार घुमाने के बाद 4 बार 4 बार घुमाने के बाद नहीं, 4 बार ऐसा लगेगा। पूरा 4 बार 360 लगेगा यस सर, 4 बार बार। घुमाने। ये तो फिर से उसी पोजीशन में आ गई, ये तो फिर से उसी पोजीशन में आ गई। तो अगर 360 से घुमाने पर आपको 4 बार में ऐसा लग रहा है, इसका मतलब पहली बार जो लगा होगा वो 90 डिग्री घुमाने पे लगा होगा या नहीं लगा होगा? यस यस सर। यस सर। सर ठीक है, और 90 डिग्री तो ऑब्वियसली 360 से कम एंगल है। तो बताइए इस स्क्वायर में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है नहीं है? है सर। यस है सर। सर। अच्छा, अब आप थोड़ी देर के लिए कॉपी को स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल मान लीजिए, और रेक्टेंगल को घुमाइए। 2 बार लगेगा। 2 बार लगेगा, पूरा 180 डिग्री 360 से 180 पे आ 2 जाएगा। 180 पे। 180 पे लगेगा, मतलब 2 बार लगेगा ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो आपकी स्क्वायर में भी और एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके रेक्टेंगल में भी है। लेकिन बताइए दोनों ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलग अलग टाइप की है नहीं है? एक को 90 डिग्री घुमाना पड़ रहा है और एक को 180 घुमाना पड़ रहा है। यस सर। यस सर। यस फिर सर। इनके लिए हमने नाम अलग अलग निकाले हुए हैं। क्या नाम निकाले हुए हैं? 360 में डिवाइड लगा दीजिए उस एंगल से जिस एंगल से घुमाने पर पहली बार आपको लग रहा है कि ये फिर से उसी पोजीशन में आ गई है। तो स्क्वायर में वो एंगल कितना था? 90 डिग्री 90। हाँ जी, कितना आ गया ये? 4 4। तो जो स्क्वायर में थी ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसका नाम होता है C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, रेक्टेंगल के केस में क्या हुआ था? C2 आ जाएगी। P2 C2 आ जाएगी। C2 अपॉन 180 इज इक्वल टू, हाँ जी कितना होगा? 2 2। तो रेक्टेंगल में कितनी आ जाएगी? C2।
अच्छा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना होगा? 3 3 आएगा थ्री आ सर, C3 आ जाएगा। C3 C3 आएगा। अच्छा रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन में कितना होगा? C6 आ C6 C6 6 आएगा। तो अब आपको ये तो पता चल चुका है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है और उनका नाम कैसे कैसे दिया जाता है। अब अपने क्यूब में बताइए कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है, सोचिए। पांच, सर 30 7 सोच लीजिए आराम से सोच लीजिए कौन कौन सी एक्सिस, पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कौन कौन सी एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री का काम कर सकती है, फिर ये भी बताना है साथ के साथ कि ये वाली एक्सिस कौन सी है, ये कौन सी है, ये C1 है, ये C2 है, C4 है, क्या है, तो वो भी बताना है साथ के साथ। चलिए भाई पहली पहली एक्सिस ऑफ 12 सिमेट्री 12 करते हैं आपके सामने। 12 एक सेकंड, पहली एक्सिस ऑफ सिमेट्री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको मतलब क्या है, वो है आपके पास सीलिंग और फ्लोर के सेंटर से पास करने वाली लाइन, यस सर। सीलिंग और फ्लोर के सेंटर, ठीक है, आर पार जा रही है रूम में से। बताइए पहले तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी? अगर आप इसको केवल फ्लोर के रिस्पेक्ट में देखो तो वही तो हो गई जो स्क्वायर में से हमने पास करवाई थी अभी। यस Yes sir. sir. अब ये सोच के देखिए कि ये वाली जो एक्सिस है, पहली बात तो इतना तो पता चल गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आपको बताना है ये कौन सी है, C2 है, C3 है, C4 है, क्या है? ये C4 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 है, ठीक है। कितनी है ऐसी, इसके जैसी और कितनी है? 2 और हैं ऐसी। 2 हो रहा है सर, टोटल 3। टोटल 3 दो हो रहा है, टोटल 3 2 हो रहा है। टोटल 3 है जो कि C4 है। और इनको कैसे पहचानेंगे हम? क्या हम कह सकते हैं कि ये आपके पास जो एक्सिस है वो समहाउ हमारी एजेस के पैरेलल है, कोई किसी एज के पैरेलल है, कोई किसी एज के पैरेलल है? बताओ है नहीं है एज के पैरेलल, यस सर। है ना? तो अगर इसको जैसे बाद में आपको याद नहीं रहेगा तो उसके लिए पैरेलल टू एज है, एजेस। अच्छा और बताइए इसके अलावा और कौन सी फेस डायगोनल के पैरेलल आ जाएंगे सर। डायगोनल के बॉडी डायगोनल जो आपका बॉडी डायगोनल है, कितने बॉडी डायगोनल हैं? 4 बॉडी डायगोनल। 4 हाँ जी, ये भी आपके पास में वो है, क्या है, सी मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो अब सोचना है आपको कि कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सोचिए। नहीं सोच पाओगे तो मैं बताऊंगा। C4 है सर। देखो इसका है ना, ये देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए, लेकिन मैं एक बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। किसी एक कॉर्नर को देखिए ध्यान से, बेटर होगा जो जिस कॉर्नर को मैं देख रहा हूँ आप भी अभी उसी कॉर्नर को देखिए। मैं देख रहा हूँ फ्रंट वॉल में ऊपर की तरफ लेफ्ट में जो कॉर्नर सी जहां जाके मिल रहा था फाइनली सीलिंग में, हाँ जी, फ्रंट वॉल पे लेफ्ट में ऊपर की तरफ वाला कॉर्नर देखिए, सब देख रहे हो? यस सर। इससे एक डायगोनल निकल रहा है जो आपके पीछे की तरफ नीचे की तरफ मिल रहा होगा, ठीक है, पीछे नीचे की साइड में राइट में मिल रहा होगा, ठीक है। अब बस इसमें से जो एक लाइन निकल के आ रही है, बस उस लाइन को थोड़ा सा देखिए, उस लाइन के अबाउट आपको इसको घुमाना है। तो अब हमने घुमाना स्टार्ट किया, तो जब घुमाना है तो बेसिकली पता है क्या करना है आपको? जो फ्रंट वॉल दिख रही है आपको, फ्रंट वॉल,
ये फ्रंट वॉल थोड़ी देर बाद बन जाएगी जब घुमाना शुरू करोगे आप। सोच के देखिए, जब आप घुमाना शुरू करोगे तो फ्रंट वॉल बन जाएगी आपकी कौन सी वॉल? लेफ्ट वॉल। जो लेफ्ट वॉल है वो क्या बन जाएगी? सीलिंग। और सीलिंग क्या बन जाएगी? फ्रंट वॉल। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं आ रही, हवा में उड़ गया ये चीज, नहीं आ रही समझ में। फ्रंट वाली लेफ्ट सर एक कैसे बीड है? की तरह बन जाएगा जो एक धागे से लटका हुआ है, वो स्क्वायर वाला। कौन सा बीड? कैसा बीड? कहाँ लटका हुआ है? सर अगर इमेजिन करे तो उससे भी कर सकते। अरे डायगोनल जो है, डायगोनल इस कॉर्नर से निकल रहा है और पीछे की तरफ जा रहा है पूरा डायगोनल। उस डायगोनल को स्टिक में रखते हुए अब आपको उसको क्यूब को रोटेट करना है। तो जब आप उस डायगोनल के अलोंग आप उसको रोटेट करोगे तो क्या होगा? π/2 के बाद π/2 पे नहीं होगा। सुनो अभी, पहले तो होगा क्या? पहले तो बस आप एंगल छोड़ो, भूल जाओ एंगल, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए एंगल। आप तो केवल ये सोचिए कि आपको केवल रोटेट करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब आप रोटेट करते जाओगे थोड़ी देर के बाद ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो फ्रंट वॉल है वो घूम करके आपकी लेफ्ट साइड वाली वॉल बन जाएगी। जो लेफ्ट साइड वाली वॉल है वो आपकी सीलिंग बन जाएगी और जो सीलिंग है वो आपकी फ्रंट वॉल बन जाएगी। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये चीज समझ में आई या नहीं आई? नहीं आ रही है ये चीज समझ में? ऐसे फ्रंट वॉल बेस लगे है लेफ्ट वाली मतलब सीलिंग चलो कोई साइड। नहीं, इसमें एक काम करना, फिर आप लोगों के पास रूबिक्स क्यूब घर में पड़ा हुआ होगा। मैंने ये डीआईए वालों को लास्ट ईयर भी समझाया था। उसमें आप एक डायगोनल के अलोंग उस क्यूब को रोटेट करना और देखना पूरा 360 से रोटेट करने पे कितनी बार वो अपनी पुरानी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। तो आप देखोगे टोटल 3 बार करेगा वो। इसका मतलब ये C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मैं बिना रूबिक्स क्यूब के समझाने का ट्राई कर रहा था बट मुझे लग नहीं रहा वो आपको समझ में आएगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए आप। आप घर में रूबिक्स क्यूब लेना, उसमें एक डायगोनल आप पकड़ना, उस डायगोनल के अलोंग उस क्यूब को रोटेट करना और फिर देखना कि पूरा 360 से रोटेट करने के दौरान वो क्यूब कितनी बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है। तो टोटल 3 बार आएगा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, चलिए भाई, ये कौन सी वाली हो गई 4 एक्सेस? कौन सी हो गई है? ये हो गई बॉडी है डायग्राम। बॉडी डायगोनल। नेक्स्ट। और बताइए इसके अलावा और कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री दिख रही हो शायद? एजेस के थ्रू। देखिए कोई भी दो ऑपोजिट एजेस ले लीजिए, एनी टू ऑपोजिट एजेस, और उनके सेंटर से पास करवाइए। तो अभी थोड़ी देर पहले प्लेन बताते टाइम जो हमने एक फ्रंट वॉल में ऊपर वाली और बैक वॉल में नीचे वाली जो एज ली थी, उन दोनों के सेंटर से जो लाइन जा रही होगी, ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। सोच के देखिए ऐसी कितनी होंगी? सर एक बार दोबारा बोलना। ऑपोजिट एजेस के सेंटर। तो पहले तो ऑपोजिट एज ढूंढ लो आप जहां से दिख जाए आपको, फिर उनके सेंटर पे आ जाइए, उनके सेंटर से एक लाइन पास कर देंगे। आगे समझ में किस लाइन की बात कर रहे हैं? यस सर, फेस डायगोनल के पैरेलल वाली। बिल्कुल फेस डायगोनल के पैरेलल होंगी ये। तो ऐसी कितनी होंगी पहले तो ये बताइए, ऑपोजिट एजेस के सेंटर से जाने वाली? सर 6 होंगी। 6 होंगी। 6 होंगी। और ये होगी किस टाइप की? C2। यस। यस सर C2। ध्यान से देखना, C2 होगी। C2 यस पासिंग थ्रू कहां से जा रही है? एज सेंटर। पासिंग थ्रू एज सेंटर। लिख लीजिए। अभी तो क्यूब्स के बारे में, क्यूब्स की जो जो हमें जांच पड़ताल करनी थी वो हमने कर ली है। काफी कुछ हमें पता चल चुका है क्यूब के बारे में। आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे किसी को कुछ कंफ्यूजन है प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में?
कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्यूब में टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं। जल्दी बताइए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किन किन को क्या कहा जाता है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं? Plane, point, axis. प्लेन, पॉइंट एंड एक्सिस। प्लेन कितने हैं? 9। एक्सिस कितनी है? 13। और पॉइंट ऑफ सिमेट्री अगर किसी बॉडी में होता है तो सिर्फ एक ही होता है, अगर होता है तो वो इसमें है एक। तो बताइए टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने होंगे? 23। 23। 23 होते हैं एक क्यूब में टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, तो इसमें अब हमें क्यूब और हेक्सागोनल बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें एक क्यूबिक वाली स्ट्रक्चर्स की ही हम लोग बात करेंगे। देखिए ऐसा है, क्यूब में तो ज्यादा कुछ जो कुछ पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया, क्यूब में तो अब इससे ज्यादा क्या ही होगा। लेकिन अब हमें इस क्यूब का इस चैप्टर में क्या यूज है, चैप्टर में पढ़ना क्या है हमें। एकदम स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? सॉलिड्स की स्ट्रक्चर्स की शेप, जब Arrangements. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ने की वजह से, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ने की वजह से जब आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस पास पास आएंगे और आकर के जब वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अरेंज होंगे तो उस ज्योमेट्री की हमें एनालिसिस करनी है। अब क्यूब क्या होता है वो हम जानते हैं, एटम हमारा कैसा है, स्फीयर। लेकिन वो स्फीयर आखिर ये क्यूब या ये क्यूब से स्फीयर, मतलब ये रिलेशन अभी तक हमें नहीं समझ में आया। एटम हमारा स्फेरिकल है, क्यूबिक एक स्ट्रक्चर है जो कि हमें पता है सब कुछ उसके बारे में। इसका हमारे एटम के अरेंजमेंट से क्या लेना देना है वो अब हमें थोड़ा समझ। तो क्यूबिक लैटिस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो क्यूबिक जो हमें डिटेल में पढ़ना है, क्यूबिक लैटिस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सर हेडिंग डाल लीजिए आप। हाँ सर, इससे पहले 2 मिनट ये 4 और 6 वाली एक बार बता दो। एक्सिस मेरा बंद हो गया था लैपटॉप। इनके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा क्या कौन कौन सी हैं ये। दिख रहा है ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ये फोर के साथ क्या लिखा हुआ है? बॉडी डायगोनल्स और दूसरा वाला पासिंग थ्रू एजेस। तो एजेस से 180 घुमाते तो फिर से वही बनता है। तो एज सेंटर्स, और वो भी कौन सी एज? ऑपोजिट एज। यस। हो जाएगा ना 4 और 6? यस। चलिए भाई हेडिंग डाल लीजिए इसके बाद में आप लोग। क्यूबिक लैटिस। अभी लैटिस क्या होता है अभी बता देंगे आपको। हाँ जी, एटम्स हैं हमारे पास में, बहुत सारे एटम्स आकर के जुड़ते जा रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से। और एटम्स कैसे हैं? स्फेरिकल। उन स्फीयर से क्यूब कैसे बन रहा है जरा समझिए। हाँ जी, एक एटम आया, दूसरा एटम आया, तीसरा एटम आया और चौथा एटम आया। इन चारों एटम्स के स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है, ठीक है। इन चारों एटम्स के सेंटर्स को मिला दीजिए, क्या क्या बन गया? स्क्वायर तो स्क्वायर बन गया क्या इन चारों के सेंटर को मिलाने से? यस Yes. हमें तो क्यूब बनाना है, कैसे बनेगा? चार पीछे और लेने पड़ेंगे, एक और लेयर या लगा तो देंगे। ऊपर लगा देंगे या फिर नीचे लगा देंगे। कहीं भी लगा चार देंगे एटम सर। और लेके आइए, 4 एटम और लेके आइए, और वो जो 4 एटम है वो आप एग्जैक्टली इन 4 एटम्स के ऊपर रख दीजिए। पहले तो उन 4 एटम्स के अगर सेंटर्स को आप मिलाओगे तो बताइए एक आपके पास फिर से एक स्क्वायर और बन जाएगा। यस सर। यस सर। ये
नीचे वाला स्क्वायर तो आपका फ्लोर था और ये वाला जो स्क्वायर है वो आपकी सीलिंग है, ठीक है। नीचे वाला जो स्क्वायर है उसके साइड लेंथ कितनी हो गई, 2r के बराबर हो गई या नहीं हो गई? यस सर। यस सर। ऊपर वाला जो स्क्वायर है उसकी भी साइड लेंथ 2r के बराबर हो गई, होगी सर। यस। अब बस ये देख लीजिए कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है, क्या वो भी 2r है या नहीं है? यस सर। यस सर, वो Yes, भी sir. 2r। भाई वो एग्जैक्टली आपने उसके ऊपर रखा है ना, तो ऑब्वियसली टच करेगा, तो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस वो भी कितनी हो गई, 2r हो गई। तो बताइए ए बी और सी तीनों बराबर बराबर हो गए 2r के। यस सर। यस सर। और बताओ प्रॉपर एक क्यूब बन गया या नहीं बन गया, एक इमेजिनरी क्यूब। यहाँ तो एटम्स ही दिखेंगे आपको असलियत में। इमेजिनरी क्यूब कैसे इमेजिनरी, 8 एटम्स के सेंटर्स को मिला रहे हैं उससे बन रहा है, ठीक है। और अब हमें इसको थोड़ा सा जो है बड़े लार्ज स्केल पे देखना है क्या, ताकि हम इसमें थोड़ी और एनालिसिस अच्छे से कर सकें। तो अब देखिए कैसे आपको इसको समझना है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर मैं एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ पहले आप लोगों के लिए। एक टर्म आ रहा है आपके पास में, यूनिट सेल। टर्म आ रहा है यूनिट सेल। हाँ जी, क्या होता है यूनिट सेल, ये बताइए। ये टोटल कितने एटम अरेंज किए आपने अभी अभी? 8 एटम। 8। 8. 8 एटम। एक पूरा क्रिस्टल होगा उसमें ये 8 एटम ही होंगे क्या बस? पूरा क्रिस्टल इनफाइनाइट तो होंगे बहुत सर। सारे, वो तो इनफाइनाइट एटम से बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? Yes. तो कुछ जैसे देखो इस तरीके का मान लो एक अरेंजमेंट है, ध्यान से समझना। जैसे एक ऐसा अरेंजमेंट है कुछ आपके पास, ये ऐसे एटम आए एग्जैक्टली इनके ऊपर, ये सही से थोड़े बने नहीं है, आप समझ लेना एकदम परफेक्ट सिमेट्री में है सारे के सारे स्क्वायर आपके। तो इसमें से हमने क्या किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ 8 एटम्स का एक कलेक्शन लिया। उन 8 एटम्स को थोड़ा सा आप स्पेसिफाई कर दो यहाँ पर, कौन से 8 एटम्स की हम लोग बात कर रहे हैं? क्या हो रहा है? हाँ जी 4, ये 4 इसके ऊपर। इन 8 एटम के कलेक्शन से एक आपके पास में क्यूब बन रहा है या नहीं बन रहा है? यस सर। यस। इन 8 एटम्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं एक यूनिट सेल। अब देखना डेफिनेशन क्या है इसकी, यूनिट सेल की कैसे डिफाइन किया जाता है। यूनिट सेल किसी लैटिस की, किसी क्रिस्टल की वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसके 3 डायमेंशन में रिपीटिशन से, 3 डायमेंशन में रिपीटिशन से पूरा का पूरा लैटिस फॉर्म होता है। 3 डायमेंशन में रिपीटिशन से देखिए कैसे, आपके पास 8 एटम का ये जो कलेक्शन है, ये जो 8 एटम का ये कलेक्शन है, इसका पहले आप 1 डायमेंशन में एक्सपेंशन कीजिए। हाँ जी, ये एक 8 एटम का कलेक्शन, ये जो सर्कल के अंदर आ रहा है। फिर ऐसे ही 8 एटम का कलेक्शन और 8 एटम का कलेक्शन और, ये पूरा 1D में चलता है। फिर इसको 2D में एक्सपेंड कीजिए और फिर इसको 3D में एक्सपेंड कर दीजिए। बताइए पूरा का पूरा लैटिस बन जाएगा नहीं बन जाएगा इसी के रिपीटेशन से? ठीक। अब आप यहाँ पर ये कह सकते हो सर आपने ये 8 एटम का कलेक्शन क्यों लिया, लैटिस तो आपके पास सिंगल एक एटम के भी 3 डायमेंशन में रिपीटेशन से बन रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो जो सिंगल एक एटम है वो अपने आप में एक ज्योमेट्री नहीं है। तो एक बेसिक ज्योमेट्री का रिपीटिशन हम देखते हैं, सिंगल एटम का तो रिपीटिशन है ही है, तो पूरे लैटिस में हमें मालूम है एटम ही एटम से बना है। तो यूनिट सेल आपको समझ में आया? यूनिट सेल यहाँ किसको बोल रहे हैं हम, बोलो। यूनिट सेल समझ में आया नहीं आया? यूनिट सेल क्या है? यस सर। ये जो 8 एटम Yes. का जो कलेक्शन है ना, जिसके 3 डायमेंशन रिपीटेशन से पूरा का पूरा लैटिस बन रहा है, उसी 8 एटम के कलेक्शन को हम एक यूनिट सेल कहते हैं। तो हम लोग क्यूबिक लैटिस पढ़ने जा रहे हैं और क्यूबिक लैटिस में टोटल 3 लैटिस हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला आता है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हेडिंग डाल लीजिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल फर्स्ट।
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, देखिए नाम में ही लिखा हुआ है सिंपल, मतलब सिंपलेस्ट जिस तरीके से आप क्यूब बना सकते हो। कैसे बनाएंगे सिंपलेस्ट तरीके से क्यूब? 8 एटम तो कम से कम चाहिए ही होंगे ना, बिना 8 एटम के कैसा क्यूब, क्योंकि कॉर्नर 8 होते हैं एटम क्यूब में। तो सिंपलेस्ट क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगा? यही होगा जो अभी आपको बता दिया है ऊपर, 4 एटम नीचे और 4 एटम ऊपर। ये होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इससे ज्यादा सिंपल क्यूब नहीं हो सकता जो एटम से बने। आ रही बात समझ में? यस सर। अब इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग 4 चीजें डिफाइन करेंगे, और उन 4 चीजों को डिफाइन करने के लिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को थोड़ा सा लार्ज स्केल में हमें देखना पड़ेगा। हाँ जी, तो आप मान लीजिए आप लोग एक क्यूबिकल रूम में बैठे हुए हो, आप इस पूरे चैप्टर में क्यूबिकल रूम में ही बैठे हो, है ना? एक क्यूबिकल रूम में आप बैठे हुए हो, और इस क्यूबिकल रूम में आपको टोटल कितने एटम्स, कितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं? हाँ जी, कितने 8 कॉर्नर्स दिख रहे कॉर्नर हैं? 8 अब आप एक बड़ा सा स्फीयर लेके आए हो, बड़ा सा, कितना बड़ा? इतना बड़ा कि उसकी रेडियस a/2 के बराबर है। रेडियस कितनी है? r कितनी है? a/2 के बराबर। ऐसा आप एक स्फीयर लेके आए, और ऐसा स्फीयर आपने किसी एक कॉर्नर पे फिक्स कर दिया, किसी एक कॉर्नर पे जहां पे भी आप चाहो, और इस तरीके से फिक्स किया है कि उस एटम का, उस स्फीयर का जो सेंटर है वो आपके कॉर्नर के साथ कोइंसाइड कर रहा है। सेटिंग समझ में आई? कैसे हो रहा है सेट? कमरे के अंदर Yes, नहीं रखना है, काफी सारा पोर्शन उसका बाहर जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि उस एटम का, उस स्फीयर का कितना पोर्शन तो आपके कमरे के अंदर रहेगा और कितना बाहर चलेगा? वॉल्यूम 1/4 पोर्शन अंदर रहेगा। 1/4 1/4 रहेगा हाँ सर जी। अंदर। 1/4 अंदर और 3/4 बाहर? यस नहीं, ध्यान से देखिए, 1/8 1/8 रहेगा। रहेगा। यस सर, हाँ 1/8 रहेगा। 1/8 रहेगा। ध्यान से देखो, ऊपर वाले का भी हाफ होगा। अच्छा यस सर, ऊपर भी होंगे, ठीक है। भाई टोटल 8 कमरों के कॉर्नर में जाएगा। वो ये बताओ 1/8 पहले सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। सर एक बार रेडियस बताना स्फीयर की कितनी थी? a/2 हमारी एज लेंथ की आधी। ओके सर। ठीक है, हालांकि रेडियस से उस चीज पे नहीं फर्क पड़ेगा कि उसका कितना वॉल्यूम अंदर आएगा, वो तो आपके, मैंने बता दिया कि उसका सेंटर कॉर्नर के साथ कोइंसाइड करवाना है, तो 1/8 ही आएगा अंदर। बताओ समझ में आ रही नहीं? 1/8 वाली चीज? यस सर। यस ठीक है, सर। ऐसा केवल एक एटम नहीं लाना है भैया आपको, टोटल 8 एटम ले आइए आप, ताकि आपका पूरा का पूरा यूनिट सेल आपके, आप जिस कमरे में हो उसी में आपको पूरा यूनिट सेल देखने लग जाए। तो पूरे 8 एटम्स लेके आइए, और 8 एटम्स इसी रेडियस के लेके आए हो आप, a/2 वाले, और 8 कॉर्नर पे आपने सेट कर दिए। ठीक है, तो अब कमरा एकदम भरा भरा सा हो गया है। टोटल कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको इधर उधर नजर घुमाने पर? 8 टोटल एटम कितने दिख एटम रहे दिख रहे हैं। हैं? 8 8 एटम दिख रहे हैं कॉर्नर्स पे प्रॉपर। बस ये है कि वो पूरी तरीके से अंदर नहीं है, उनका केवल 1/8 पोर्शन हमारे क्यूब के अंदर है, बाकी तो बाहर बाहर जा रहा है ना? समझ में आ गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या है? तो अब इसमें 4 चीजें मैं निकलवा रहा हूँ आपसे, एक एक करके देखिए। पहला, क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूब, तो क्यूब में तो एक ही चीज होती है, ले देखे क्या? एज लेंथ a, और वो बन किस तरह है? स्फीयर से। स्फीयर में एक चीज होती है, ले देखे क्या? r। तो फिर सीधी बात है, इस a में और r में आपको एक रिलेशन तो बताना पड़ेगा। बताइए सिंपल क्यूबिक अगर यूनिट सेल है तो उसमें a और r में क्या रिलेशन होता है? A = 2r। यस सर। पहला आ चुका है आपके पास में, a = 2r रिलेशन। सेकंड चीज देखिए, सेकंड चीज हम क्या निकालते हैं? सेकंड चीज हम निकालते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। हाँ जी, पूरे यूनिट सेल में कितने स्फीयर दिख रहे हैं? मतलब 1/8 का 1/8 के हर हिसाब से तो 8 दिख 8 रहे हैं। स्फीयर है, जिसका हर एक स्फीयर का 1/8, तो सर इफेक्टिव नंबर तो 1 ही होगा। इफेक्टिव 1 इफेक्टिव आएगा। नंबर 1 आ जाएगा One। सर। ऐसे आ जाएगा 1/8 × 1/8 से। बताओ समझ में आ Yes. रहा है? सर यस सर। सबको क्लियर हुआ है? 8 × 1/8 1। यस सर। बहुत बढ़िया।
तीसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड चीज देखिए क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं। दिस वाज फर्स्ट। अच्छा, इसको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड, थर्ड हम लोग निकालते हैं इसमें पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, मैं थोड़ा सा पैकिंग एफिशिएंसी पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए एफिशिएंट पैकिंग एफिशिएंसी भले ही पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे, लेकिन एफिशिएंसी वर्ड तो हमारा पहले से सुना हुआ है। क्या होता था एफिशिएंसी? ऊपर क्या लिखते थे? आउटपुट आउट नीचे क्या लिखते थे? इनपुट इनटू 100। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है पैकिंग एफिशिएंसी। हमने एटम्स से कहा कि भाई ये पूरा कमरा तुम्हारा है, आ जाओ और अरेंज हो जाओ। तो हमने पहले उसको एक इनपुट दिया वॉल्यूम के टर्म्स में। कितना हमने इनपुट दिया है उसको वॉल्यूम के टर्म्स में? पूरे कमरे का वॉल्यूम, ए क्यूब। एटम्स आए, अरेंज हुए, लेकिन मजबूर थे अपने स्फेरिकल शेप की वजह से पूरे कमरे का वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर पाए। इफेक्टिवली केवल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाए? 1/8 करके इफेक्टिवली एक एटम के बराबर कर पाए, नहीं कर पाए? 4/3। हाँ जी, 4/3 पाई आर क्यूब कर पाए। यस सर। तो हमने इनपुट कितना दिया? कमरे का वॉल्यूम। उन्होंने हमें एक स्फेयर का वॉल्यूम। इनटू 100 कर दीजिए। बताइए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ रही है? यू ऑलरेडी नो द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। पुट करना पड़ेगा यहाँ पर। बताइए। हंड्रेड पाई बाय 6%। 50 pi by 3%. 50 pi by 3। 2.4 देखिए ये आएगा आपके पास में पाई बाई 6 इंटू 100। बताओ आ रहा है नहीं आ रहा है? पाई बाई 6 इंटू 100। यस सर Yes sir, pi by 6. अब इसमें टर्म और सीख लीजिए। ये जो केवल पाई बाई 6 है ना, पाई बाई 6, इसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। लिख लीजिए पाई बाई 6 को सर्कल करके, पैकिंग फ्रैक्शन। पाई बाई 6 को क्या कह रहे हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन। और जो पाई बाई 6 इंटू 100 है, पाई बाई 6 इंटू 100 है, उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये पाई बाई 6 इंटू 100 सॉल्व कीजिए। एग्जैक्टली बताइए 52.67। 52.6 नहीं आएगा, ये 52.4 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 52.4 हाँ जी, तो पैकिंग एफिशिएंसी आपके पास आएगी 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इनटू 100। सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा पाई बाई 6 इनटू 100, और सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना? ये सर 52.4 या। यस सर। क्लियर है? तो यहाँ तक लिख लीजिए भाई, 3 चीज तक। चौथी चीज से कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, एक चीज और है, देखो इसमें चैप्टर में मैं एक चीज बस आपसे वो चाहूंगा कि आप लोग जितना मैं पढ़ाता जाऊँ उसको उसी दिन पढ़ो। कल मैं 5 मिनट स्पेशली इस चीज के लिए दूंगा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि भाई इसमें आपको कुछ भी पूछना है तो पूछो, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो 3D इमेजिनेशन पे है। अगर मान लो वहां पे जैसे क्लास में हम लोग होते तो फिर भी थोड़ा सा समझाना इजी रहता मेरे लिए। तो अभी अगर, क्योंकि अभी होगा क्या ना, 1-2 दिन तक तो आपको एकदम सब कुछ नॉर्मल लगेगा। 3-4 क्लास के बाद में तो इतना ज्यादा हो जाएगा, फिर एकदम से मामला खत्म ना हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग उसको पढ़ते रहो और पूछते रहो रोज, ठीक है? तो कल वाली क्लास में आओ, उससे पहले जो गैप रहे उसमें पढ़ लेना उसको। थैंक यू। ठीक है, एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर।